नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। स्वागत है आपका स्वस्थ स्वच्छ जयते में। क्रॉप केयर फेडरेशन के सहयोग से हम लेकर आए हैं एक ऐसा शो जहां हमारा मकसद है ना सिर्फ देश में कृषि क्षेत्र के बदलती तस्वीर को पेश करना, बल्कि आज के हालात के मद्देनजर खेती के लिए एग्रो केमिकल्स के महत्व पर भी रोशनी डालना। इस खास सीरीज में पिछले हफ्ते हमने दिखाया कि किस तरह से खेती और एग्रो केमिकल्स एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस हफ्ते हम डालेंगे नजर इस क्षेत्र में की जा रही सरकार के पहल और R&D के सहारे कीटनाशकों की खपत बढ़ाने के लिए एग्रो केमिकल इंडस्ट्री की कोशिशों पर। आज हम फूड सिक्योरिटी की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा भारत जहां कोई भूखा ना रहे, और ये मुमकिन हुआ है खेती में बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा उपज देने वाले बीज और एग्रो केमिकल्स के इस्तेमाल की बदौलत। भारत की पेस्टिसाइड इंडस्ट्री एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी कीटनाशक उत्पादक इंडस्ट्री है। भारत में बनाए जाने वाले पेस्टिसाइड का 50% हिस्सा विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। जाहिर है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री काफी मुनाफा देने वाली इंडस्ट्री है, इसलिए भारत सरकार ने इसे आगे बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर पहल की है। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में 100% FDI की इजाजत है। सरकार ने पेस्टिसाइड के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी तरह खत्म कर दी है। प्री एंड पोस्ट रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी की जांच, पेस्टिसाइड से होने वाले नुकसान और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर मैन्युफैक्चरर के दावों की जांच के लिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स लेबोरेटरी की स्थापना भी की गई है। नीम के बीज का इस्तेमाल कर सुरक्षित कीटनाशक बनाने पर भी सरकार रिसर्च करवा रही है। इसके अलावा केमिकल बेस्ड कीटनाशकों के हानिकारक असर की जांच के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM की भी स्थापना की गई है। माना जाता है कि सरकार भारत में कीटनाशकों का उत्पादन बढ़ाने की बजाय इनके इंपोर्ट को ज्यादा अहमियत देती है। इस बारे में पॉलिसी स्तर पर और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है, इस पर हमने बात की इंडस्ट्री के कुछ जानकारों से। Government is trying also in this small way, but it's not effective. But industry has taken big steps in promoting pesticides and educating the farmers. Right till the villages you go, you will see that the pesticide manufacturers are training these farmers. गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स खाली पेपर पे ही है, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम है। एक चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री, केमिकल मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक्सपोर्ट बढ़ाओ, लेकिन पेस्टिसाइड एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत हर्डल है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी पवार साहब ने नया कमेटी बनाया कि थोड़ा सुधरे, लेकिन इतनी सीरियस कंप्लेन है डिले की के बाद छोड़ो। कीटनाशक इंडस्ट्री को लगता है कि सरकार द्वारा इंडस्ट्री के लिए की जा रही कोशिशें नाकाफी हैं। इसीलिए अब इंडस्ट्री के कई खिलाड़ियों ने अपने स्तर पर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के अलावा किसानों को कीटनाशक के इस्तेमाल की ट्रेनिंग उनके इसी प्रयास का एक अहम हिस्सा है। ऐसी ही एक R&D फैसिलिटी मौजूद है वापी में। करीब 11 एकड़ में फैला जय रिसर्च फाउंडेशन एक स्वतंत्र और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज देता है। यहाँ करीब 120 वैज्ञानिकों की एक टीम है जो खेती में पेस्टिसाइड के सुरक्षित इस्तेमाल पर रिसर्च करते हैं, और इनका मानना है कि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाता। हम क्या करते हैं, एक तो कि जो पेस्टिसाइड है उसकी गुणवत्ता का हम करते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर इसका हम ये देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कीड़ों के या बीमारियों के रोकथाम में फील्ड में कैसे होती है। तो हमारे पास फील्ड है, वहाँ हम ग्रो करते हैं, फसलों को उगाते हैं, वहाँ हम रिकमेंडेड के हिसाब से हम उसका एप्लीकेशन करते हैं। फिर बायोएफिकेसी भी देखते हैं कि कितना मरे और कितनी इफ़ेक्टिवनेस इसका है। इसके बाद में सबसे अच्छी चीज़ वो ज़रूरी है कि ये जो प्रोड्यूस हुआ वो आदमियों के यूज़ के लिए है या नुकसानदायक है या फ़ायदे है, तो हम उसका रेसिड्यू एनालिसिस करते हैं। इस फैसिलिटी में कीटनाशक का इस्तेमाल और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीकों पर रिसर्च होती है। यहाँ रोजाना एक्सपर्ट्स इन हाउस नर्सरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। पपीते के पेड़ पर कीटनाशक का टेस्ट किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि किस मात्रा में कीटनाशक इस्तेमाल हो, कौन सा कीटनाशक हानिकारक है और क्या इनसे फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। आपका फूड सेफ्टी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है, जो ये बताता है कि फूड की प्रोसेसिंग से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे सब्जी आप अगर पानी से धो दीजिए तो 50% करीब आपका रिड्यूस हो जाता है, ऐसे रेसिड्यू कम हो जाते हैं। कुकिंग करते हैं, कुकिंग आप हाई टेम्परेचर में करते हैं तो वो डिग्रेड कर जाता है। तो इस तरह की अगर आप रिपोर्टें आप देखेंगे, अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि जो शेष जो है वो टॉक्सिक हैं।
सारे के सारे करीब करीब बहुत ही सेफ और सुरक्षित हैं। कीटनाशक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण, इंसान और जानवरों पर पेस्टिसाइड के हानिकारक असर को लेकर इन दिनों हर तरफ मची खलबली। इसी को ध्यान में रखते हुए अब टेस्टिंग लैब्स में कीटनाशकों का प्रयोग ऐसे जंतुओं पर किया जा रहा है जो मुख्य रूप से पेड़ पौधों में मिलते हैं, ताकि पेस्टिसाइड्स के हानिकारक असर का पता लगाया जा सके। साथ ही यहाँ अलग अलग प्रजाति की मछलियों और पक्षियों पर भी पेटा की गाइडलाइंस के मुताबिक कीटनाशकों के असर को टेस्ट किया जाता है। इस पूरी रिसर्च को मॉनिटर करने के लिए यहाँ समय समय पर रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, ताकि रिसर्च सही दिशा में चलती रहे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पेस्टिसाइड की लाइफ साइकिल क्या है। सबसे पहले अगर ये डिसाइड कर लिया कि हम बनाना क्या चाहते हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि पहले हम लैब में सिंथेसिस करते हैं कि जैसा मॉलिक्यूल है उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं कि हमें जीसी करना है या एसपीएलसी एनालिसिस करना है। अगर इफेक्टिव नहीं है तो यहाँ हम बंद करके दूसरा मॉलिक्यूल फिर स्टार्ट करते हैं। इफ़ ऑल द डेटा इज अवेलेबल वी प्रिपेयर डोजियर and this dossier is submitted to the regulatory authorities for registration and permission. वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि किस तरह से इंडस्ट्री की ओर से किसानों को कीटनाशकों के सही और सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है, ताकि वो बदलते वक्त के मुताबिक खेती के तरीके में जरूरी बदलाव लाकर आगे बढ़ सकें। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्वस्थ स्वच्छ जयते में। ज्ञान शक्ति होती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनियां किसानों को खेती की नई टेक्नोलॉजी और कीटनाशक के सही इस्तेमाल के तरीके से अवगत करा रही हैं, ताकि किसान इसका फायदा उठाकर बेहतर ढंग से ज्यादा प्रोडक्टिव खेती कर सकें। यूनाइटेड फॉस्फोरस की पहल पर वापस स्थित इस ट्रेनिंग सेंटर में किसानों को कीटनाशकों के सही इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ किसानों को फसल के मुताबिक सही कीटनाशक के चुनाव और उनके इस्तेमाल संबंधित जानकारी देने के साथ साथ उन्हें पैदावार बढ़ाने की आधुनिक टेक्निक के बारे में भी जानकारी मिलती है। यहाँ पर ये फसल खराब है या अच्छा है, कल हम एक तो फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं कि हम खुद अपने फार्म पे क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, कैसे करते हैं। तो उनको क्राफ्ट शो करते हैं कि आपके फील्ड में क्राफ्ट कैसा है और मेरे फील्ड में क्राफ्ट कैसा है। पहले आप क्राफ्ट कंपैरिजन देख लो, आप भी खेती करते हो, हम भी खेती करते हैं। तो सबसे पहले उनको अटेंशन देना है कि भाई खेती आप जो कर रहे हो वहाँ पे आपकी गलतियाँ क्या हैं, उसको यहाँ देखिए मैं आपकी गलती सुधार करके यहाँ पे कर रहा हूँ, उसका इम्प्रूवमेंट ये है। तो उससे उनको काफ़ी विश्वास मतलब ट्रस्ट होता है कि नहीं ये पॉसिबल है, और उस चीज़ को देखने के बाद फिर वो जा करके अपने फील्ड में एडाप्ट करते हैं। तो काफ़ी उससे उनको इम्प्रूवमेंट होता है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट भी कर रहे हैं फार्मर्स। यहाँ किसानों के लिए हॉस्टल भी मौजूद है, ताकि ट्रेनिंग के लिए आने वाले किसान कम खर्च में यहाँ रहकर सही ट्रेनिंग पा सकें। यहाँ ये एक्सपर्ट किसानों को सही मात्रा में पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पैडी में देखिए, जैसे ये अभी आप लग रहा है ना पीला पीला दिख रहा है, इसको बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं। मोस्टली क्या होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट लगता है तो पत्ता पीला पड़ जाता है, लेकिन इसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है फार्मर्स। यहाँ एक्सपर्ट्स किसानों को न सिर्फ कीटनाशकों के इस्तेमाल का तरीका सुझाते हैं, बल्कि खेती से जुड़े उनकी बाकी समस्याओं पर भी राय देकर उन्हें सुलझाते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो होता है 6 ppm का इसका कंसंट्रेशन स्प्रे करते हैं, 6 ppm का, या 5 ग्राम आप 100 लीटर पानी में 5 ग्राम स्प्रे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के आ रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन एग्रीकल्चर में अभी आ रहे हैं। तो उनको तो क्या होता है, मीन्स 4 से 5 घंटे का सफिशिएंट होता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं उनको कन्विंस करना तो उनको 1 से 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ को ट्रस्ट नहीं, वो ये सबसे पहले ये बोलते हैं कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए काम करते करते, आप क्या बताओगे मुझे खेती के लिए। अगर आप वाइडर स्पेसिंग में प्लांटिंग करते हैं तो आपका लेबर्स बच जाते हैं, आपका मेंटेनेंस खर्च बच जाता है, और प्रोडक्शन इसके कंपैरिजन में आपको इससे ज़्यादा ही मिलता है। कभी भी अगर आप कोई भी क्रॉप ले रहे हैं तो उसमें 1-2 साल के बाद कोई ना कोई लेग्यूमिनस क्रॉप लेना ही चाहिए। तो यहाँ का जो दिया है सिस्टम, ज़मीन को जो पहली बात तो एक लेवल जो किया है, खेत छोटे छोटे प्लांट, उसमें और डालने का जो मेथड है, लाइन में कितना डिस्टेंस रखने का है 2 के बीच में, ये सब जानने लायक बात है। तो क्यों ऐसा करते हैं,
और उसको पानी के बारे में, खाद के बारे में, उसका निंदामण के बारे में वो बहुत कुछ जानने को मिला है। अच्छी खेती के लिए टेक्नोलॉजी का विकास बेहद अहम है। यूनाइटेड फॉस्फोरस ने एक ऐसी गन्ने की खेती के लिए ये 3-in-1 मशीनरी डेवलप की है। इस मशीन के थ्रू 3 ऑपरेशन एक साथ करते हैं। पहला फरो ओपनिंग, दूसरा फर्टिलाइजर ड्रॉपिंग, तीसरा प्लांटिंग। और ये तीनों ऑपरेशन विद इन 1 दिन में इस मशीन के थ्रू कम से कम मिनिमम 2 एकड़। इनसे ना सिर्फ किसानों का समय बचता है बल्कि पैसों की भी अच्छी खासी बचत होती है। 2 आदमी सीट पे बैठता है, यहाँ पे ट्रैक्टर ज्वाइंट होता है, ये सीड लेगा और ये जो बकेट है यहाँ के थ्रू इसको डालता जाएगा। अगर जैसे 3-4 फार्मर्स मिल करके अगर एक मशीन लेते हैं तो 3-4 फार्मर्स का जो 2-3 महीने कंटिन्यू प्लांटिंग कर रहे हैं तो विद इन वीक में वो प्लांटिंग अपना 3-4 फार्मर्स मिल करके एक मशीन के थ्रू कर सकते हैं। और उसका कास्ट भी शेयर कर लें तो नथिंग के बराबर आता है। तो इसलिए मैकेनाइजेशन एक विकल्प है। अगर इसको आने वाले समय में जिस तरह से चेंजेज आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, अगर और दूसरा ये है कि मशीन होने की वजह से सारे ऑपरेशन टाइम पे होते हैं। अगर टाइमली ऑपरेशन होता है तो जस्ट प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। मतलब 50% तो जंप कर जाता है अगर टाइमली आप ऑपरेशन कर लेते हो तो एग्रीकल्चर में। किसानों के लिए अब ऐसे कई ट्रेनिंग सेंटर्स देश में कई जगहों पर खुल गए हैं। ऐसा ही एक सेंटर है महाराष्ट्र के नासिक स्थित यूनिमार्ट। यहाँ किसानों को न सिर्फ कीटनाशक बेचे जाते हैं बल्कि खेती से जुड़ी हर चीज और जानकारी मुहैया कराई जाती है। किसानों के खेतों का एक्सपर्ट्स द्वारा दौरा करने, लाइब्रेरी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी, ट्रेनिंग और किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी देने तक हर काम करने वाला यूनिमार्ट वाकई में किसानों की हितैषी संस्था है। इसके अलावा यहाँ किसानों को खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक और खेती के औजार तक सारी चीजें भी मिलती हैं। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि किस तरह से इन चीजों का सही इस्तेमाल कर किसान बेहतर पैदावार पा सकते हैं। जब भी फार्मर को कोई दिक्कत होती है, नया पेस्टिसाइड मार्केट में आता है या फिर जो रेगुलर पेस्टिसाइड है ये यूज़ के बारे में हम बताते हैं। एक्चुअली फार्मर को इतना पता नहीं रहता है, वो जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से ये करता है, पेस्टिसाइड यूज़ करने ये करता है। लेकिन हमारा एज ए कंपनी और एज ए टेक्निकल पीपल हम क्या करते हैं उनको कि उसका सही उसका डोज क्या है, वो कितने इसमें डोज में आपको कितने पानी में उसको घोलना है और कब कितना स्प्रे करना है उसका। और उसका PHI रहता है, ये पोस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स रहता है कि अगर आपको सब्जी पे उसका स्प्रेइंग करना है तो 15 दिन के बाद सब्जी आपकी मार्केट में जा रही है तो आपको कौन सा स्प्रे लेना चाहिए जो कि उसका रेसिड्यू उस सब्जी में ना आए। यूनिमार्ट किसानों का जीवन स्तर सुधारने की दिशा में काम करती है और इस काम में इनकी मदद करती है ये ट्रेन्ड और क्वालिफाइड टीम जो किसानों को खेती के संसाधनों की जानकारी देने, खेतों की कटाई के बाद फसलों के लिए बेहतर दाम दिलाने तक ये सारे काम करती है। यूनिमार्ट के जो लोग हैं वो उनको जो ट्रेनिंग देती है कंपनी वो किसान तक पहुंचती है, यानी कि हम तक आते हैं और हमें बताते हैं कि ये खाद कितने दिन में डालनी चाहिए, ये दवाई कौन से टाइम पे छिड़कनी चाहिए। जब पौधों की स्टेज रहती है 10 दिन 15 दिन कौन से स्टेज में कौन सा काम करना चाहिए ये लोग बताते हैं, तब से ज़्यादा फायदा हुआ है। बढ़ोतरी ऐसी होती है कि जो रोग आता है, रोग आने से जो खराबी होती है पिक की वो होनी नहीं चाहिए। उसने जो दवा दिखाई उसमें से जो फ़ायदा होता है, कीड़ कैसे जाता है, कितने दिन तक चलता है, इसलिए हमको ज़्यादा फायदा होता है उसका। तो आपने देखा कि कीटनाशक इंडस्ट्री किसानों की समस्या सुलझाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री के सामने भी कई चुनौतियां हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या ये चुनौतियां और कैसे इंडस्ट्री इनका सामना कर रही है। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वस्थ स्वच्छ जयते में। यह खास सीरीज हम लेकर आए हैं क्रॉप केयर फेडरेशन के सहयोग से। आइए अब देखते हैं कि हमारे देश की एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री किन मुश्किलों से जूझ रही है। दूसरे उद्योगों की तरह ही कीटनाशक उद्योग के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं। R&D जो कि नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। इसमें काफी समय और निवेश की जरूरत होती है। नए एग्रीकल्चर मॉलिक्यूल्स बनाने में औसतन 9 साल का समय लगता है। उस पर अब बाजार में आ रहे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जिनमें क्षमता होती है बाहरी तत्वों और बीमारियों से खुद को सुरक्षित रखने की। ये बीज भी पेस्टिसाइड मेकर्स के लिए खतरे की घंटी हैं।
स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता से और कीटनाशक के इस्तेमाल के बिना होने वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा बाजार में पेस्टिसाइड के नाम पर नकली प्रोडक्ट की मौजूदगी से पेस्टिसाइड इंडस्ट्री पर नुकसान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है एक असरदार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, ताकि कीटनाशक आसानी से देश के कोने-कोने में मिल सके। कीटनाशक इंडस्ट्री किन चुनौतियों और समस्याओं से जूझ रही है, ये जानने के लिए हमने बात की इंडस्ट्री के कुछ जानकारों से। सबसे बड़ा चैलेंज है अपने इंडिया में एनवायरमेंटल एनजीओस है, वो लोग को फिनांस परदेश से आता है और वो लोग डे नाइट झूठा प्रचार कर रहे हैं। हमने बहुत दफ़े प्रूव भी किया, कोर्ट में ले गया और कोर्ट में उन लोगों को फाइन भी हुआ है, लेकिन एक एक केस को 4 से 6 साल लगता है और उधर से सो ये बहुत बड़ा प्रचार है। जुडिशियरी भी मिसगाइडेड है और पब्लिक भी टोटली मिसगाइडेड है। पर जब अभी जज ने बोला था, दिल्ली का हाई कोर्ट ने, तो कमेटी बनी, कमेटी ने सब दिल्ली का सैंपल लिया, एक भी पेस्टिसाइड का रेसिड्यू नहीं निकला, लेकिन वो बात की पब्लिसिटी नहीं होती है। Many of the things that anti-GMO activists say are simply not supported by any scientific evidence. So there's no evidence of any health impacts, for example. There's no evidence of any environmental damages ever caused by GMO crops. In fact, the environmental outcome has been positive. And there's no evidence either that somehow this is a technology which only benefits big multinationals. Actually, I think the small farmers should be able to benefit, and we should look at promoting biotechnology research in the public sector so that small farmers can access it more easily. I don't think organic farming in and of itself is a necessity, because I think the way that organic farming is defined is illogical and doesn't make any scientific sense. The idea that there's some boundary between natural and artificial, I mean, the chemicals that are being used can even be the same, but it's the derivation, whether it comes from a plant or whether it's synthetic, which is somehow taken as being important, when of course it's the same chemicals. So the important thing also is to look towards food safety, and in some ways organic farming has major challenges there. For example, there was an outbreak of food bacterial contamination in Germany in 2011, which killed 50 people because of the organic systems that were being used, and this was in bean sprouts in particular. And just imagine if some GMO had caused 50 deaths, there would have been worldwide hysteria, but the fact that this was caused by organic farming was completely ignored. हिंदुस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम है, काउंटरफीट पेस्टिसाइड, काउंटरफीट ड्रग, काउंटरफीट थिंग बहुत चल रहा है। और प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में जब भी काउंटरफीट प्रोडक्ट आता है, इंडस्ट्री पकड़ती है, लेकिन लोकल पुलिस, लोकल इंस्पेक्टर, लोकल शॉपकीपर एंड लोकल पॉलिटिशियन सब मिलेला रहता है। सबको मालूम है इंडिया में करप्शन बढ़ गया है, लेकिन हम लोग ने नक्की किया है गवर्नमेंट के साथ मिलके कि नया रूल बनाओ, इंडस्ट्री कल्प्रिट को पकड़ेगा तो उसका शॉपकीपर का शॉप को ताला लगाओ, उसको पकड़ के इंक्वायरी करो सीबीआई, तो ही कुछ होगा। और प्लान बना है, बहुत दफ़े पास में एफर्ट किया, लेकिन वी वर नॉट सक्सेसफुल, हम लोग को सक्सेस नहीं मिला। लेकिन अभी सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर दोनों ने नक्की किया है कि नहीं, उसके लिए पूरा एक्शन लेना चाहिए। कोई जगह में किसान का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो शहर तक माल पहुंचने में आधा बड़ा बुलघाट ब्लॉक काट में टूट जाता है, रोड नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे तो ही एग्रीकल्चर आगे रहेगा, और एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर और अच्छा रास्ता, कोल्ड स्टोरेज, वेजिटेबल्स जाता है तो आधा सड़ जाता है, पर कोल्ड चेन जो दुनिया में होती है, इंडिया में भी आई है, लेकिन इतनी नहीं है। जो वो आ जाएगी तो फार्मर की प्रगति होगी और देश की प्रगति होगी। तो इस एपिसोड में हमने देखा कि रिसर्च, नॉलेज और इनोवेशन खेती की सफलता के लिए कितने जरूरी हैं। अगले हफ्ते आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरी मेहनत रंग ला रही है। किसान व्यापारी बन रहे हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी जिंदगी बदल रहे हैं। तो देखते रहिए स्वस्थ स्वच्छ जयते। नमस्कार।